नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल के जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में। इसमें आज हम जनरल नॉलेज के सवालों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपके अभी सीआरपीएफ की वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए बेहद उपयोगी होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में, और आप एग्जाम देते हैं तो आपको उस परीक्षा का पैटर्न समझने में भी मदद मिलती है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सीआरपीएफ के जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस भर्ती से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा या सुझाव है तो वह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है। ऑप्शन एक नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी लटविया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है इनमें से। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी लटविया। तो इसका आपके करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी आइसलैंड। आइसलैंड के पास सशस्त्र सेना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड के पास सशस्त्र सेना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी पश्चिमी कोरिया। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आपके ड्रैगन किंगडम कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है चीन, भूटान, म्यांमार, पश्चिमी कोरिया। तो दोस्तों, इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भूटान। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी यानी भूटान। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। भूटान को द ड्रैगन किंगडम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो आप कई लोगों ने यहाँ पर चीन किया होगा, लेकिन चीन नहीं, ड्रैगन किंगडम के नाम से जो जाना जाता है वो आपके भूटान को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो बताइए दोस्तों कि भारत में जो ताजमहल का निर्माण है वो किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि निर्माण जो है इस ताजमहल का वो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसकी याद में? मुमताज महल की। किसकी याद में? मुमताज महल की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी, यानी इसका निर्माण जो है आपके शाहजहां ने मुमताज महल की याद में करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत और चीन के बीच साइनो इंडियन वार किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। तो आपको बताना है भारत और चीन के बीच साइनो इंडियन वॉर कब और किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1962 में जो है वो भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके आर्मी से जुड़े हुए सवाल ही ज़्यादा, यानी सेना से जुड़े हुए जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें भी जनरल नॉलेज में भी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि भारत में बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सेनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो आपको बताना है कि भारत ने बगलियार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है। क्या सिंध पर है, रावी पर है, चेनाब पे या सतलज पे। तो दोस्तों, इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चेनाब। भारत ने जो बगलियार बांध का निर्माण है वो चेनाब नदी पर किया है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चेनाब।
तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया चेनाब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी है। ऑप्शन ए एफ पी, ऑप्शन बी WAFA, ऑप्शन सी BBC, ऑप्शन डी CNN। तो आपको बताना है कि दुनिया में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी समाचार एजेंसी कौन सी है। तो बताइए AFP है या WAF है या BBC है या CNN है। तो दोस्तों आपकी जो सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी है वो है आपके AFP। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा AFP। और ये किस देश की है, तो ये है आपके फ्रांस की। AFP किस देश की है, फ्रांस की। ये है आपके फ्रांस की। ये आपके फ्रांस की है AFP एजेंसी। तो ये जो है दुनिया में सबसे प्राचीन आपके समाचार एजेंसी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में सभी पुरुष नागरिकों जो कि 18 से 27 साल के हैं को 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। तो आपको बताना है किस देश में सभी पुरुष नागरिकों को जो कि 18 से 27 साल के हैं को 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है। तो इसका आपके करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी यानी रूस। रूस में जो है 18 से 27 साल के प्रत्येक व्यक्ति को 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चेनाब। तो आपको बताना है श्रीनगर जो है आपके किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा झेलम। यानी जो श्रीनगर जो है आपके वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी यानी झेलम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके कि महावीर और बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए। यानी महावीर और बुद्ध जो थे उन्होंने किसके शासन काल में उपदेश दिए। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदवर्धन, ऑप्शन डी उदय। तो आपको बताना है महावीर और बुद्ध ने किसके शासन काल में जो है आपके उपदेश दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बिंबिसार, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में जो है बुद्ध और महावीर ने जो है आपके उपदेश दिए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी खड़गवासला, ऑप्शन डी देहरादून। तो आपको बताना है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, क्या बेंगलोर में है या कोयम्बटूर में है या खड़गवासला या देहरादून में, कहाँ पर है। तो आपको दोस्तों बता दूं ये जो आपके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो आपके है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यानी खड़गवासला। ऑप्शन सी इससे संबंधित कुछ जानकारी है वो भी आपको दे देते हैं अभी। तो ये जो है आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी खड़गवासला में है। तो दोस्तों आपके जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो महाराष्ट्र पुणे के पास है, खड़गवासला वहाँ पर स्थित है। जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है जहाँ तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट हैं वो एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है, जहाँ पर तीनों ही सेनाओं के जो कैडेट हैं वो एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है, क्या मुंबई में है, पटियाला में है, पुणे में है या नई दिल्ली में है या दिल्ली में है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये जो आपके नेताजी सुभाष
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट को, जो आमतौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक एकेडमिक विंग और एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, ये है आपके पटियाला में, यानी इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी पटियाला में स्थित है। एक बार फिर से बता दूं आपको जानकारी कि ये जो स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एकेडमिक विंग और एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि पटियाला में है आपके। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि बिजली से चलने वाली रेलवे की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी या शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1925। तो आपको बताना है बिजली से चलने वाली रेलवे की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपकी बिजली से चलने वाली रेलवे की जो शुरुआत है वो 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी यानी 1925 में। आपके भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बंबई, वीटी और कुल्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेल जो है वो चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच? बंबई, वीटी और कुल्ला हार्बर के बीच जो है पहली विद्युत रेल चली थी। ये आपके 3 फरवरी 1925 को। कब? 1925 में 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925 को जो है ये ट्रेन चली थी आपके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी नानजुंदा स्वंग, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी यू.आर. राव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। क्या डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, या नानजुंदा स्वंग है, या एम.एस. स्वामीनाथन है, या यू.आर. राव है? तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत में जो आपके श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 1970 में, और दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, और इस क्रांति का नाम था ऑपरेशन फ्लड। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया के सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक करने वाला देश बना दिया। यानी श्वेत क्रांति की आपके जो अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। और ये जो आपके दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व है वो आपके किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसकी शुरुआत इन्होंने कब की थी? 1970 में। 1970 में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और ये जो आपके सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया, और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया के सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। यानी इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड आपके। ऑपरेशन फ्लड। तो ये था आपके ऑपरेशन फ्लड, जिसने आपके दूध की क्रांति को जो है वो खत्म कर दिया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके कि बराबर पहाड़ियां अशोककालीन गुफा किसके नज़दीक स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो आपको बताना है बराबर पहाड़ियां अशोककालीन गुफा किसके नज़दीक है? क्या पटना के, गया के, सारनाथ के, या इलाहाबाद के? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी यानी गया। ये जो है आपके गया के नज़दीक स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय मेटालर्जिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो आपको बताना है राष्ट्रीय मेटालर्जिकल प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपके ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जमशेदपुर। ऑप्शन ए जमशेदपुर। जमशेदपुर है जो राष्ट्रीय मेटालर्जिकल प्रयोगशाला है वो
जमशेदपुर में स्थित है और जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और ये जो मेटालॉजिकल या राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है, जिसका 26 नवंबर 1950 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये आपके इसका उद्घाटन कब किया? 26 नवंबर 1950 को देश के पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए गुलबर्ग कर्नाटक, ऑप्शन बी मैदानपुर गुजरात, ऑप्शन सी वर्धा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोचीन तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक है वो सुमेलित है, बाकी जो है आपके सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके मैदानपुर, वर्धा मध्य प्रदेश, कोचीन। तो अगर मैदानपुर की बात करें तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैदानपुर कहाँ है? मैदानपुर जो है आपके गुजरात में नहीं होके पश्चिम बंगाल में है। ये मैदानपुर आपके जो है वो बंगाल में है। मैदानपुर आपके बंगाल में है। वहीं अगर वर्धा की बात करें तो वर्धा मध्य प्रदेश में नहीं, ये वर्धा है जो आपके महाराष्ट्र में है। और कोचीन जो है आपके तमिलनाडु में नहीं है, कोचीन है जो केरल में है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गुलबर्ग। ऑप्शन ए गुलबर्ग। गुलबर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। बाकी मैदानपुर जो है आपको बता दिया यहाँ पर, मैदानपुर है जो पश्चिम बंगाल में, वर्धा है जो महाराष्ट्र में, और कोचीन है वो केरल में। तो ये जो है आपके इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो आपको बताना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो आपके कौन सी नदी पर स्थित है, क्या कृष्णा पे है, गोदावरी पे है, या नर्मदा पे, या कावेरी पे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सरदार सरोवर बांध जो है आपकी नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के केवरिया गांव या नौगांव भरूच नामक स्थान पर निर्मित है। तो ये है आपके नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी, ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है बड़ौदा जिले के। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि ब्लैक होल के सिद्धांत का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? ऑप्शन ए एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी एस रामानुजम। तो आपको बताना है ब्लैक होल के सिद्धांत का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज है वो एस चंद्रशेखर ने की थी, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने हॉल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की। इसी के बाद जो है आपके इस सिद्धांत के आधार पर मैसिव स्टार सिद्धांत की खोज की गई थी, और इस सिद्धांत का विकास करने के लिए एस सुब्रमण्यम और विलियम ए फाउलर को 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से हैं वो सम्मानित किया गया। यानी इस सिद्धांत का विकास करने के लिए जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और विलियम ए फाउलर को 1983 में भौतिकी का नोबेल दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। लेकिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी कबूतर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपके मोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, थार है, कालाहारी है, या जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए यानी सहारा मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा जो है आपके विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है, और सहारा का नाम जो है आपके अरबी शब्द सहरा से लिया गया है जिसका अर्थ है मरुस्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन ए यानी सहारा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके कि खरीफ फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन ए जून जुलाई,
ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मई जून, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो आपको बताना है कि खरीफ की फसल की कटाई कब होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जो है आपकी खरीफ फसल की कटाई होती है। ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, पीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी मुर्गी पालन। तो यहाँ पर आपको बताना है पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का आपके संबंध है वो तिलहन से है, और इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्राप्त करने के लिए पीली क्रांति जो है वो शुरू की गई ये योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी, यानी तिलहन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन बी यानी तिलहन जो है वो पीली क्रांति से संबंधित है, और आपके उत्पादन में आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी जी तिलक, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो आपको बताना है केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों आपको बता दूं केसरी का अर्थ है शेर, और ये मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना जो है आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस समाचार पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया गया था। तो इसकी जो आपकी स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, यानी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी जो शुरुआत है वो की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी चारवाक, ऑप्शन डी धनवंतरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन चिकित्सक नहीं था। क्या सुश्रुत नहीं थे, चरक नहीं थे, या चरवाक नहीं थे, या धनवंतरी। तो दोस्तों आपको बता दूं इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी चारवाक जो है वो चिकित्सक नहीं, ये एक दर्शन शास्त्री थे। बाकी सुश्रुत, चरक और धनवंतरी ये जो है आपके चिकित्सक थे। और चारवाक ने तो कहा भी था उदार लाओ घी पियो, जैसे इन्होंने, मतलब चारवाक का दर्शन है वो अपने आप में काफ़ी फेमस है और काफ़ी विवादास्पद दर्शन भी है। तो चारवाक का दर्शन है वो काफ़ी विवादास्पद है, और ये दर्शन शास्त्री थे, चिकित्सक नहीं थे। सुश्रुत, चरक और धनवंतरी जो है आपके चिकित्सक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो आपको बताना है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बता दूं कि फुटबॉल की प्रत्येक टीम में जो है आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगर दोनों टीमों का खिलाड़ियों का मिलान किया जाए तो टोटल होंगे आपके 22, यानी दोनों टीमों के कुल 22 खिलाड़ी। प्रत्येक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह मैदान पर एक समय मैच के दौरान दोनों टीमों के कुल मिलाकर 22 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, और दोनों टीमों के मिला के बात करें तो 22 खिलाड़ी होते हैं एक टाइम में जब मैच खेला जाता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी रग्बी। तो आपको बताना है इनमें से कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जलाहली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी पुणे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है। क्या जलाहली में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, या पुणे में है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन हैदराबाद, क्योंकि आपके जो वायुसेना अकेडमी है वो है आपके हैदराबाद में, और वायुसेना का जो तकनीकी कॉलेज है वो जलाहली में है।
तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी यानी हैदराबाद। अकादमी है जो हैदराबाद में है, जबकि जो वायुसेना का तकनीकी कॉलेज वो आपके जो है यहाँ पर है जलाली में। जलाली में क्या है? तकनीकी कॉलेज। एयरफोर्स का जो तकनीकी कॉलेज है, टेक्नोलॉजी का कॉलेज या तकनीकी का, वो जलाली में है आपके। तो ये एयरफोर्स अकादमी तो हैदराबाद में, जबकि जलाली में जो है आपके तकनीकी कॉलेज है वायुसेना का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस, ऑप्शन ए जून 22, ऑप्शन बी मार्च 22, ऑप्शन सी अगस्त 22 या ऑप्शन डी जुलाई 22। तो आपको बताना है बिहार दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हर साल जो आपके बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी यानी 22 मार्च। 22 मार्च को जो है आपके बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। तो आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो भारतीय फाउंडेशन जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन को आधिकारिक रूप से आपके 3 नवंबर 1961 को पंजीकृत किया गया था और 1961 में पंजीकृत किया गया, और इंदिरा गांधी ने जो है 1980 में इसकी नई इमारत का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1953। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी। क्या 1962 में हुई, 1948 में हुई, या 1920 में, या 1953 में? कब हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको बता दूं टेरिटोरियल आर्मी की जो है आपकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन बी है जो आपके इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भीषण शोकाग्रस्त क्षेत्र, ऑप्शन बी गोल गुंबद, ऑप्शन सी अतिवृष्टि वाला क्षेत्र, ऑप्शन डी गौतमेश्वर की प्रतिमा के लिए। तो आपको बताना है बीजापुर इनमें से किसके लिए जाना जाता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि गोल गुंबद जो है बीजापुर शहर आदिल शाही राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित वास्तुशिल्प महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, और गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत में जो है आपके कर्नाटक में के बीजापुर में स्थित गुंबद का निर्माण जो है 1656 में दाबुल के वास्तुकार याकूत ने किया था। तो ये जो है आपके गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है या इसके लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो यहाँ पर आपको बताना है अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आपको बता दूं हरगोविंद ने जो है अकाल तख्त की नींव बाबा बड़ा भाई गुरुदास और गुरु हरगोविंद ने रखी थी। सर्वप्रथम गुरु हरगोविंद जो है इस तख्त पर बैठे हैं, और इतिहास बताता है कि अकाल तख्त पर बार बार हमले हुए। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली ने अकाल तख्त और हरमंदिर साहिब पर कई हमले किए। तो आपके जो इस पर सर्वप्रथम बैठे थे वो गुरु हरगोविंद थे, और इसका निर्माण जो है वो अकाल तख्त की नींव है वो भाई गुरुदास और गुरु गोविंद दोनों ने रखी थी। तो इसका निर्माण जो है आपके गुरु गोविंद हरगोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद या बंगलुरु। तो दोस्तों आपको बता दूं ये भारत के
केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में है और इसकी शुरुआत जो है 1962 में की गई थी। तो ये आपके कहाँ पे है, भारत के तिरुवनंतपुरम में। जो तिरुवनंतपुरम है वो आपके केरल राज्य में है। तो इसकी स्थापना जो है आपके, इसकी शुरुआत जो है 1962 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन बी दीफू असम, ऑप्शन सी कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन डी गंगटोक सिक्किम। तो आपको बताना है गर्म आपके गर्म पानी अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? जूनागढ़ गुजरात में है, दीफू असम में है, या कोहिमा नागालैंड, या गंगटोक सिक्किम। तो दोस्तों आपके बता दूं कि असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में स्थित है गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, और भारत में सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है। ये अपने झरने और गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है आपके नंबोर अभयारण्य से घिरा है। तो ये आपके असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी असम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जा सकती है? ऑप्शन ए ओडिशा के तट पर, ऑप्शन बी वॉल्टेर, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। तो आपको बताना है भारत में मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जा सकती है। तो दोस्तों आपके जो ये मूंगे की चट्टान है वो कहाँ पाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी रामेश्वरम। रामेश्वरम में है जो भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जा सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके कि भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजकोट गुजरात, ऑप्शन सी पिंपरी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पेराम्बूर तमिलनाडु। तो आपको बताना है भारतीय टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन ए सिखों के 10वें गुरु, ऑप्शन बी 1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक, ऑप्शन सी दसम ग्रंथ के रचयिता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने 1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक और दसम ग्रंथ के रचयिता। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि ओजोन परत क्या सीमित करती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी अवरक्त किरण विकिरण, ऑप्शन सी एक्सरे और गामा किरणों, या ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणों को। तो ओजोन परत क्या सीमित करती है? हम सभी जानते हैं ओजोन परत जो है आपके पराबैंगनी विकिरण है उनको जो है सीमित करती है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है। तो ये था दोस्तों आपके सीआरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए थे प्रश्न पत्रों में, उनके बारे में आज हमने जाना है। और दोस्तों एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इससे संबंधित कोई जिज्ञासा या सुझाव है तो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।